हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेस 2023 में। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए। जैसा कि दोस्तों आप सब जान रहे हैं, आपका बोर्ड एग्जाम कल से स्टार्ट हो रहा है। मतलब कि 16 फरवरी से 2023 का बोर्ड एग्जाम कल से मतलब स्टार्ट हो रहा है। इसलिए दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही मतलब कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों। समझ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आज का वीडियो एक वन शॉट वीडियो होने वाला है। कैसा वीडियो होने वाला है दोस्तों? वन शॉट वीडियो, मतलब कि एक लंबा वीडियो होगा दोस्तों। और इस वीडियो में दोस्तों आपको जितना बताया जाएगा दोस्तों, मैं ये 100% गारंटी ले रहा हूँ दोस्तों। 100% दोस्तों, ये अभी नहीं कि 99%, 100% गारंटी ले रहा हूँ कि अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं और बुक को नहीं पढ़े हैं, फिर भी आपका बोर्ड एग्जाम में दोस्तों 70 में 65 नंबर आएगा। कितना नंबर आएगा? 70 में 65 मार्क्स आएगा। और दोस्तों अगर मैं जितना भी बता रहा हूँ स्टेप दोस्तों, अगर एक बार और रिवीजन कर लेते हैं तो मैं यह भी गारंटी ले सकता हूँ दोस्तों कि आपका बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 आने से दोस्तों कोई भी नहीं रोक सकता। कोई भी, खुद आप भी नहीं रोक सकते कि मेरा 70 में 70 नहीं आए। क्योंकि दोस्तों अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं, कॉन्सेंट्रेट होकर देखते हैं, तो हर एक स्टेप, हर एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्या दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हर एक चीज़ आपको बताने वाला हूं दोस्तों कि आप बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार 70 में 70 स्कोर करेंगे, 70 में 70 स्कोर करेंगे। और हर एक क्वेश्चन बताऊंगा दोस्तों जो कि आपके 2023 के बोर्ड पेपर में, मतलब कि कल आपके सेट पेपर में मिलेंगे, मैच करेंगे। फिर आप आएंगे इसी चैनल के कमेंट्री बॉक्स में कमेंट करेंगे कि सर थैंक यू, सर थैंक यू, बहुत ही बहुत धन्यवाद आपका। आपने जितना ही बताया था उसमें से काफ़ी प्रश्न हमारे सेट में आए थे। तो क्लियर ना फ्रेंड्स? इसलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करिए। तो आइए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले दोस्तों हम जानेंगे कि हमारे किस किस टॉपिक से कितने कितने मार्क्स हमें मिलते हैं टोटल। जैसा कि आप सब जान रहे हैं, आप लोगों का जो पेपर होता है, बोर्ड एग्जाम होने वाला है, 70 मार्क्स का होगा। हिंदी का पेपर 70 मार्क्स का। हिंदी का क्या, हर एक सब्जेक्ट का आपका 70 मार्क्स का होता है। आप अभी हाई स्कूल में है इसलिए 70 मार्क्स का आपका पेपर होता है। अगर आप 12th में होते हैं तो आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है। क्लियर ना फ्रेंड्स? इसलिए अभी आपको केवल 70 मार्क्स का पेपर देना है। तो उसमें से दोस्तों 20 नंबर का तो आपका बहुविकल्पी प्रश्न आएगा। 2023 के नए अपडेट के अनुसार दोस्तों इस बार आपका OMR सीट पे पेपर होगा। किस पे होगा दोस्तों? OMR सीट पे। OMR सीट का दोस्तों मतलब यह होता है कि आपको 20 बहुविकल्पी प्रश्न दिए जाएंगे और आपको एक OMR सीट दिया जाएगा। उसमें दोस्तों 4 ऐसे ऐसे गोले बने होंगे और आप इसको, इन चारों सर्कलों को ब्लैक पेन या ब्लू पेन की सहायता से अच्छी प्रकार से सर्कल करना पड़ेगा। ना बाहर जाए ना अंदर थोड़ा सा भी बचा रहे। एकदम अच्छी प्रकार से अगर आप सर्कल करते हैं तो आपका 1 मार्क्स पक्का मिल जाएगा। मतलब कि 20 बहुविकल्पी प्रश्न, हर एक प्रश्न 1 नंबर का और 20 मार्क्स टोटल। क्लियर ना फ्रेंड्स? फ्रेंड्स ये 20 जो बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे ये कहाँ से आएंगे? अब आप यह सोच रहे होंगे, आप यह सोच रहे होंगे नहीं होंगे, क्योंकि दोस्तों आप जान ही रहे हैं कि कहाँ कहाँ से आएगा। गद्य इतिहास से आपके प्रश्न आएगा बहुविकल्पी में, और पद्य इतिहास से आएगा और व्याकरण से आएगा। क्लियर ना दोस्तों? व्याकरण में किन किन टॉपिकों से आएगा दोस्तों? तो व्याकरण दोस्तों संधि से आएगा, आपके समाज से आएगा, रस छंद अलंकार से आएगा। काफ़ी जितनी भी टॉपिक हैं व्याकरण में, हर एक टॉपिक को मैं बताऊंगा दोस्तों। इस वीडियो के अंत तक देखते रहिए, वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करिए। हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा, वो भी एकदम डीप में जाकर। आपको वीडियो देखते देखते ही हर एक चीज़ दोस्तों समझ में आ जाएगा, हर एक चीज़ दोस्तों समझ में आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों आपको इस वीडियो में मैं समझाऊंगा, क्या करूंगा दोस्तों? समझाऊंगा, ना कि दोस्तों आपको रटाऊंगा। क्योंकि अगर मैं दोस्तों आपको रटाता हूं तो शायद आप कल बोर्ड एग्जाम में जाएं और भूल जाएं। क्योंकि रटने वाले हमेशा बोलते हैं दोस्तों, इसलिए आपको रटना नहीं है। इस वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगा दोस्तों, और आपको समझकर बोर्ड एग्जाम देकर आना है और बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 मार्क्स स्कोर भी करना है। क्लियर ना फ्रेंड्स? फ्रेंड्स आपसे एक विनम्र निवेदन रहेगा कि अगर आपका बोर्ड एग्जाम कल का हिंदी का पेपर बहुत ही अच्छा जाए, जो जो इस वीडियो को स्टूडेंट देखते हैं वो कमेंट बॉक्स में आकर जरूर कमेंट करें कि सर मेरा पेपर बहुत ही अच्छा गया आपकी इस वीडियो की वजह से। क्लियर ना फ्रेंड्स? तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं। तो यह तो मैं पहले ही बता दिया था आपको कि गद्य इतिहास, पद्य इतिहास या व्याकरण, इन तीनों से दोस्तों आपका 20 मार्क्स का आएगा। क्लियर ना? तो आइए आप जानते हैं कि और किस चीज़ से हमारा मार्क्स आएगा। गद्य पैराग्राफ, पद्य पैराग्राफ। अब यह जानते ही होंगे आप, क्वेश्चन पेपर आप पेपर तो इतना दिए ही होंगे कि आप यह जान चुके होंगे कि जो गद्य खंड होता है, गद्य खंड से 2 पैराग्राफ आते हैं। कितने पैराग्राफ आते हैं? 2 पैराग्राफ। और उन दोनों पैराग्राफों के बीच में अथवा का सिंबल लिखा होता है। अथवा मतलब कि आपको केवल एक पैराग्राफ करना होता है। क्या करना होता है दोस्तों? आपको एक पैराग्राफ करना होता है। यह दोनों के लिए, गद्य और पद्य दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ, आपको एक पैराग्राफ करना पड़ता है दोस्तों। और उस एक पैराग्राफ में 3 प्रश्न होते हैं। कितने प्रश्न होंगे दोस्तों? 3 प्रश्न होंगे। और हर एक प्रश्न दोस्तों 2 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा? 2 मार्क्स का। मतलब कि 3 गुणे 2, 6 मार्क्स। क्लियर ना? मतलब गद्य में 6 और पद्य में 6, टोटली कितने हो गए? 12 नंबर। 6 6 12, मतलब 12 मार्क्स तक का यहाँ से मिलेगा। किस प्रकार मिलेगा दोस्तों? कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेंगे वो भी मैं अभी आपको बता रहा हूँ तुरंत।
गद्य खंड से दोस्तों आपसे 2 क्वेश्चन पूछेंगे, 3 क्वेश्चन पूछेंगे। पहले क्वेश्चन में दोस्तों आपको संदर्भ बताना रहेगा। क्या बताना रहेगा? संदर्भ। संदर्भ में आपको वह किस चैप्टर का गद्य खंड है यह लिखना पड़ेगा और उस गद्य खंड के लेखक कौन है यह लिखना पड़ेगा। दूसरी दोस्तों उस गद्य पैराग्राफ में आपको व्याख्या करनी पड़ेगी। किस चीज़ की व्याख्या करनी पड़ेगी? उसमें रेखांकित अंश होंगे उसकी व्याख्या करनी पड़ेगी, या तो आपसे कह देगा कि प्रस्तुत गद्य खंड का व्याख्या कीजिए, ऐसे पूछ देगा क्वेश्चन। और तीसरा दोस्तों, तीसरा जो होगा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन, वो क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा दोस्तों? वो क्वेश्चन क्या होगा? वो एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, एकदम सिंपल, इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसी क्वेश्चन का आंसर आपके उसी गद्य खंड में, गद्य पैराग्राफ में मिल जाएगा। अगर आप उस क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से पढ़ के मिलाते हैं अपने गद्य पैराग्राफ में, तो उसका आंसर उसी गद्य पैराग्राफ में मिल जाएगा। क्लियर ना दोस्तों? आपको सब मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कौन कौन इंपॉर्टेंट पैराग्राफ आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में आए हुए हैं, और या तो आपके बोर्ड एग्जाम में कल मैच कर जाएंगे दोस्तों, वो पैराग्राफ दिखाऊंगा जो कि हर साल सेट में आए हुए हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो को स्किप मत करिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। और दोस्तों एकदम सेम चीज़ जो मैं गद्य के लिए बताया वही सेम चीज़ पद्य के लिए होता है। क्लियर ना? इसलिए दोस्तों गद्य में भी आपको 6 मार्क्स मिलता है और पद्य में भी 6 मार्क्स मिलता है। टोटली मिलाकर आपका 12 मार्क्स हो जाता है। क्लियर ना? 12 मार्क्स आपको हो जाता है। तो दोस्तों हम लोगों से पूछता है लेखक और कवि का जीवन परिचय। दोस्तों यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप किस प्रकार किसी भी लेखक का या कवि का जीवन परिचय कैसे याद करेंगे दोस्तों, इसी वीडियो में मैं बताऊंगा दोस्तों, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करिएगा। हर एक चीज़ मैं बताऊंगा दोस्तों, फुल एक्सप्लेन करूंगा कि आप किस प्रकार बोर्ड एग्जाम में हिंदी में 70 में 70 मार्क्स अचीव कर कर आएंगे, और आप भी खुशी खुशी कहेंगे हाँ सर आप जितना भी बताया था सब एकदम राइट बताया था दोस्तों, राइट बताया सर, आप यही कहेंगे दोस्तों। क्लियर ना? दोस्तों लेखक और कवि का जीवन परिचय यह जो होता है, यह 2 क्वेश्चन मतलब 2 पार्ट में आएगा। एक में आपसे दे देगा कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखकों का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का वर्णन कीजिए। तो आपको 4 ऑप्शन देगा। कितने ऑप्शन देगा दोस्तों? 4 ऑप्शन देगा। क्लियर है ना? 4 ऑप्शन में अलग अलग कवि या अलग अलग लेखक होंगे, आपको उनका जीवन परिचय देना है। लेखक का अगर जीवन परिचय देते हैं दोस्तों तब भी आपको 5 मार्क्स मिलेगा। कितने मार्क्स मिलेगा फ्रेंड्स? 5 मार्क्स मिलेगा। और कवि का भी जीवन परिचय देते हैं तो 5 मार्क्स मिलेगा। मतलब कि आपको दोनों देना होता है, और दोनों अगर दे देते हैं दोस्तों तो आपका 10 मार्क्स एकदम फिक्स हो जाता है। क्लियर ना? यह 10 मार्क्स किस प्रकार मिलता है आपको? अगर आप लेखक का जीवन परिचय अच्छी प्रकार लिख देते हैं, कवि का जीवन परिचय अच्छी प्रकार लिख देते हैं, तो आपको 10 नंबर पूरा पूरा मिल जाता है, 1 नंबर भी आपका नहीं कटता है। क्लियर ना दोस्तों? वो अभी आप किस प्रकार लिखेंगे कि आपको 10 में से 10 पूरा मार्क्स मिलेगा, वो भी बताऊँगा दोस्तों आज आपको। और दोस्तों जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी स्टूडेंट को इसमें दिक्कत होता है, संस्कृत पद्यांश और संस्कृत गद्यांश। दोस्तों संस्कृत पद्यांश और संस्कृत गद्यांश से 2 क्वेश्चन आते हैं। संस्कृत पद्यांश मतलब जो कहानी नुमा होते हैं संस्कृत में, उसे जो श्लोक वोक होते हैं संस्कृत में, उन्हें संस्कृत पद्यांश कहते हैं, और जो संस्कृत में कहानी नुमा होते हैं उन्हें संस्कृत गद्यांश कहते हैं। पहले तो यह जान लीजिए। क्लियर? जैसे कि आपका वाराणसी चैप्टर है, भारतीय संस्कृति है, यह सब गद्यांश के अंतर्गत आएंगे। और जीवन सूत्राणी हुआ, यह सब जो हो गया ना दोस्तों, यह सब पद्यांश के अंतर्गत आएंगे। क्लियर ना? और दोस्तों पद्यांश से भी 5 मार्क्स का आपके क्वेश्चन आएगा, और गद्यांश से भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। टोटली मिलाकर दोस्तों 10 मार्क्स हो जाएगा। किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा दोस्तों? तो पद्यांश से दोस्तों आपको एक पद्य खंड दे देगा और कह देगा कि निम्नलिखित का संदर्भ देते हुए उसकी हिंदी में अनुवाद कीजिए। वही काम दोस्तों गद्यांश में भी करेगा। गद्यांश में भी आपसे कह देगा कि उपरोक्त संस्कृत गद्यांश का हिंदी अनुवाद कीजिए तथा उसके संदर्भ के साथ। बस ऐसे ही करके आपसे क्वेश्चन पूछ देगा। क्लियर ना फ्रेंड्स? और फ्रेंड्स कैसा क्वेश्चन पूछता है देख सकते हैं। और दोस्तों जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह दोस्तों आप किस प्रकार पढ़ेंगे इसको मैं बता दूंगा दोस्तों। ज़्यादा नहीं होता है, संस्कृत के प्रश्न आते हैं दोस्तों। कितने नंबर के आते हैं दोस्तों? 4 नंबर के प्रश्न आते हैं। पहली बात तो यह जान लीजिए, आपको एक प्रश्न दिया रहेगा और उसमें चार प्रश्न खुद दिए रहेंगे, और आपसे कह देगा निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और एक प्रश्न अगर आप एक प्रश्न का उत्तर देते हैं तो आपको 2 मार्क्स मिलेगा, और आपको 2 प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है, इसलिए आपको 4 मार्क्स मिलता है। मतलब कि आपको संस्कृत प्रश्न के उत्तर देने होते हैं जो कि 4 नंबर का होता है। और आपका निबंध जैसा कि आप सब जान ही रहे हैं, आपका निबंध 9 मार्क्स का होता है। टोटली मिलाकर 9 4 13 मार्क्स, यहाँ से आपको 13 मार्क्स अचीव हो जाएंगे। क्लियर ना दोस्तों? निबंध आप किस किस टॉपिक पे याद करेंगे वो भी बता दूंगा, किस किस टॉपिक को आपको ध्यान देकर समझना है वो भी बता दूंगा। क्लियर ना फ्रेंड्स? और फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मतलब काफ़ी लोगों को दिक्कत होता है, खंड काव्य और श्लोक में आपको श्लोक याद करना पड़ेगा दोस्तों। श्लोक जो होता है, श्लोक आपके 2 नंबर का आता है। आप एक श्लोक लिखेंगे दोस्तों, आप याद करके जाएंगे 2 श्लोक। अगर एक श्लोक आपके क्वेश्चन पेपर में आ गया तो दूसरा श्लोक लिख कर आएंगे, क्योंकि आपसे प्रश्न कहेगा कि वह श्लोक लिखिए जो कि आपके प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो अगर प्रश्न पत्र में आपके कोई श्लोक आ गया होगा, अगर आप 2 श्लोक याद करके जाते हैं, उसमें से कोई आ गया है तो आप दूसरा लिख देंगे, अगर दूसरा आ गया तो आप पहला लिख देंगे। क्लियर ना दोस्तों? खंड काव्य दोस्तों हर एक जिले का अलग अलग होता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी जिले का तुमुल खंड काव्य होता है, तुमुल खंड काव्य होता है। और दोस्तों गोंडा जिले का ज्योति जवाहर होता है।
उसी प्रकार दोस्तों हर एक जिले का अलग अलग होता है। उसको आप जाकर अपने टीचर से संपर्क करेंगे तो वो आपको तुरंत बता देंगे कि हमारे जिले में कौन सा खंड काव्य चलता है। क्लियर ना फ्रेंड्स? तो है फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। एकदम क्रम से, एकदम सिस्टमेटिकली आपको बहुविकल्पी प्रश्न कराते चलूंगा दोस्तों। गद्य इतिहास, पद्य इतिहास से जितने भी OMR शीट पे क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, हर एक क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन कराते चलूंगा दोस्तों, जो कि आपके गद्य इतिहास, पद्य इतिहास और व्याकरण से रिलेटेड होते हैं। इसलिए दोस्तों आपको, अगर आपको 20 मार्क्स पक्का करना है तो पूरा अंत तक वीडियो को देखिए, वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करिए, क्योंकि दोस्तों हर एक क्वेश्चन दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बार बार मैं कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि इस बार बोर्ड में आपको दोस्तों टॉपर बनना है, टॉपर। और टॉपर ऐसे ही नहीं बनते हैं, टॉपर बनना है तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। और वीडियो में जितने भी चीज़ मैं बता रहा हूँ, जितनी भी बहुविकल्पीय प्रश्न बता रहा हूँ दोस्तों, इस प्रकार अपने प्रेजेंट ऑफ माइंड को तेज करिए कि मेरे बताते बताते ही आप हर एक बहुविकल्पीय प्रश्न, हर एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को तुरंत ऑन द स्पॉट याद कर लीजिए। तो पहला बहुविकल्पीय प्रश्न क्या है फ्रेंड्स, देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों यह, कि निम्न में से रीतिकाल की मुख्य विशेषताएं कौन सी हैं। पहला ऑप्शन दिया है आपसे श्रृंगार रस की प्रधानता, दूसरा दिया है काव्य में कला पक्ष की प्रधानता, तीसरा दिया है क और ख दोनों, और चौथा दिया है देश प्रेम की भावना। तो दोस्तों रीतिकाल की मुख्य विशेषताओं में श्रृंगार रस की प्रधानता भी आता है और काव्य में कला पक्ष की प्रधानता भी आता है। मतलब कि क और ख दोनों। तो क और ख किस ऑप्शन में दिया है दोस्तों? ग वाले ऑप्शन में दिया है। तो मतलब हमारे पहले का आंसर क्या हो गया फ्रेंड्स? ग वाला हो गया। क्लियर ना? क और ख दोनों रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं, श्रृंगार रस की प्रधानता भी होती है और काव्य में कला पक्ष की प्रधानता भी होती है। मतलब आपका आंसर ग वाला एकदम राइट है। तो अब दूसरा प्रश्न देख सकते हैं दोस्तों। दूसरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या है हमारा? दूसरा है दोस्तों कि निम्न में से रीतिकाल की समयावधि है। मतलब रीतिकाल की समयावधि क्या है? क में ऑप्शन दिया है 1643 से 1843 ईस्वी, ख दिया है 1343 से 1643 ईस्वी, ग दिया है 743 से 1343 ईस्वी और घ दिया है 1643 से आज तक। तो दोस्तों रीतिकाल की जो समयावधि होती है वो होती है 1643 से 1843 ईस्वी। क्लियर ना फ्रेंड्स? तो ग का आंसर क्या हो गया? क वाला। क्लियर ना? दूसरे का ग, हमारा क का आंसर एकदम राइट है। और दोस्तों तीसरा बहुविकल्पीय प्रश्न क्या देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। इसमें पूछ रहा है दोस्तों आपसे कि कृति, मतलब कृति जो है कंकाल के लेखक कौन है? का ऑप्शन दिया है जयशंकर प्रसाद, ख दिया है मुंशी प्रेमचंद्र, ग दिया है रामकुमार वर्मा, घ दिया है मैथिली शरण गुप्त। तो दोस्तों कंकाल के लेखक है जयशंकर प्रसाद। तो तीसरे का आंसर क्या होगा? एकदम राइट आंसर क। मतलब कंकाल के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। क्लियर ना फ्रेंड्स? फ्रेंड्स रश्मि मानसा किसकी रचना है दोस्तों? यह वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, यह हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है दोस्तों कि रश्मि मानसा किसकी रचना है, मतलब रश्मि मानसा के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा दिया है गुलाब राय, तीसरा दिया है भगवत शरण गुप्त, तीसरा दिया है भगवत शरण और चौथा दिया है जयप्रकाश भारती। दोस्तों रश्मि मानसा के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगर आप पहले चैप्टर को बहुत ही अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे तो आप उसमें देखे होंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही यह रचना है रश्मि मानसा। क्लियर ना दोस्तों? तो रश्मि मानसा के रचनाकार कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और दोस्तों पांचवा बहुविकल्पीय प्रश्न क्या है देख सकते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? क दिया है ठूठा आम, ख दिया है ठेले पर हिमालय, ग दिया है दृष्टिकोण, घ दिया है नदी के द्वीप। तो दोस्तों भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध ठूठा आम है। क्या है दोस्तों? ठूठा आम। तो पांचवे का आंसर क्या होगा हमारा? क वाला। क्लियर दोस्तों? समय को न वेस्ट करते हुए, समय बहुत तेजी से हाथ से चला जा रहा है दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को मैं बहुत ही शॉर्ट बनाना चाह रहा हूं दोस्तों, फिर भी लॉन्ग जाएगा। जैसा कि मैं पहले ही बताया था कि यह वीडियो एक वन शॉट वीडियो दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। इस वीडियो में आपको हर एक सॉल्यूशन आपको मिलेगा दोस्तों। क्लियर ना फ्रेंड्स? और छठवां बहुविकल्पीय प्रश्न क्या है दोस्तों, देख सकते हैं। छठवां है हमारा कि निम्न में से नाटक विधा के लेखक हैं। मतलब नाटक विधा के लेखक कौन है, निम्न से आपको बताना है। का ऑप्शन दिया है बद्री नारायण चौराही प्रेमहान, मतलब इनको प्रेमहान भी कहा जाता है। ख दिया है श्रीनिवास दास, ग दिया है जयनंद कुमार, घ दिया है कृष्णा सोहती। दोस्तों नाटक विधा के लेखक माने जाते हैं प्रेमहान। क्लियर दोस्तों? तो छठवें का आंसर क्या होगा? क वाला एकदम राइट आंसर है। तो है दोस्तों अब सातवें बहुविकल्पीय प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सातवां बहुविकल्पीय प्रश्न आप देख सकते हैं दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं कल भी एक वीडियो बनाया था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे, उसमें बताया था दोस्तों कि गबन गबन और गोदान, गबन और गोदान दोस्तों यह दोनों मुंशी प्रेमचंद्र की रचनाएं हैं। और ये इतनी इंपॉर्टेंट दोस्तों कि यह लगातार 7 सेट में आई हैं। तो सोच लीजिए दोस्तों, लगातार 7 बार 7 साल बोर्ड में आई हैं दोस्तों। तो यह कितनी इंपॉर्टेंट है, इसको अभी ऑन द स्पॉट तुरंत याद कीजिए कि गबन के रचनाकार कौन? मुंशी प्रेमचंद्र। गोदान के रचनाकार कौन? मुंशी प्रेमचंद्र। याद रहेगा ना दोस्तों कि गोदान किस युग का उपन्यास है? पहले इसमें यह पूछा गया आपसे। तो गोदान किस युग का रचना का, किस युग का उपन्यास है दोस्तों? शुक्ल युग का कि शुक्लोत्तर युग का कि द्विवेदी युग का कि आधुनिक युग का? दोस्तों गोदान हमारे द्विवेदी युग का रचना है। क्लियर ना? गोदान द्विवेदी युग का रचना है। नहीं सॉरी फ्रेंड्स, गोदान जो है आधुनिक युग का रचना है। किसका है? आधुनिक युग का। क्लियर ना? इसको अच्छी प्रकार से याद कर लीजिए, आधुनिक युग का रचना है। और गोदान और गबन के रचनाकार कौन है दोस्तों? गोदान और गबन के रचनाकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र।
कौन है दोस्तों? मुंशी प्रेमचंद। इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों कि मुंशी प्रेमचंद की रचना कौन कौन सी है? गोदान और गबन, यह वेरी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों तार सप्तक के संपादक किसे कहते हैं दोस्तों? तार सप्तक के संपादक कौन है? पहला ऑप्शन बिहारी लाल, दूसरा ऑप्शन भरत भूषण, तीसरा ऑप्शन अज्ञेय, चौथा ऑप्शन प्रभाकर। तो दोस्तों तार सप्तक के संपादक हैं अज्ञेय। कौन है दोस्तों? अज्ञेय। और दोस्तों यहाँ से एक और क्वेश्चन आपका बन के आएगा दोस्तों, जो कि बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वह है दोस्तों, आपसे पूछ देगा कि अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है। दोस्तों अज्ञेय जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। क्या है दोस्तों? सच्चिदानंद, सच्चिदानंद हीरानंद, हीरानंद। अब यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, देख सकते हैं दोस्तों, वात्स्यायन। क्लियर ना फ्रेंड्स? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, यह अज्ञेय जी का पूरा नाम है। आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह 2 साल पूछा गया था दोस्तों, एक बार 2015 में पूछा गया था और एक बार 2012 में पूछा गया था कि अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है। तो अज्ञेय जी का पूरा नाम दोस्तों होता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। क्लियर ना फ्रेंड्स? इसको याद कर लीजिए अभी तुरंत, ऑन द स्पॉट याद कीजिए, क्योंकि समय कम है। आपके पास इतना समय नहीं कि आप लिख लिख कर याद करें, तुरंत याद करते चलिए। और दोस्तों छायावादी युग के कवि कौन है दोस्तों? पहला ऑप्शन दिया है घनानंद, दूसरा दिया है केशवदास, तीसरा दिया है नागार्जुन, चौथा दिया है जयशंकर प्रसाद। दोस्तों छायावादी युग के कवि कौन है हमारे? जयशंकर प्रसाद हैं। तो 90 का आंसर क्या होगा? जयशंकर प्रसाद। छायावादी युग के कवि जयशंकर प्रसाद, तुरंत याद कीजिए, तुरंत ऑन द स्पॉट तुरंत याद कीजिए। छायावादी युग के कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद। क्लियर ना फ्रेंड्स? इसको एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए दोस्तों। ये देखिए फिर से बहुविकल्पी प्रश्न आया है दोस्तों, क्योंकि इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यह रश्मिमांसा किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल की। पहले बताया था, अभी बता रहा हूँ, रश्मिमांसा किसकी रचना है दोस्तों? रामचंद्र शुक्ल की। क्लियर ना? और दोस्तों अब व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, देख सकते हैं आप, कुछ व्याकरण से रिलेटेड भी क्वेश्चन मैं डाला हूँ इसमें। यह संधि का सूत्र है, मतलब यह संधि का सूत्र क्या है? आदगुणा नहीं दोस्तों, यह गुण संधि का सूत्र है। अकाशवाणी दीर्घ नहीं, यह दीर्घ संधि का सूत्र है। वृद्धि रेची नहीं, यह वृद्धि संधि का सूत्र है। तो बचा क्या? इको एड़ची। हाँ दोस्तों यही एड़ संधि का सूत्र है। इसको तुरंत अभी याद कर लीजिए दोस्तों कि एड़ संधि का सूत्र क्या होता है हमारे? इको एड़ची। क्लियर ना फ्रेंड्स? तो अब फ्रेंड्स अगला क्या है, देख सकते हैं, अगला वैकल्पिक प्रश्न हमारा है कि मतीराम किस युग के कवि हैं? पहला ऑप्शन दिया है आधुनिक काल, दूसरा दिया है आदिकाल, तीसरा दिया है भक्ति काल, चौथा दिया है रीतिकाल। तो दोस्तों मतीराम जो है वो रीतिकाल के कवि है। किस काल के कवि दोस्तों? रीतिकाल के। मतीराम किस काल के कवि? रीतिकाल के। क्लियर ना? अभी याद कर लीजिए, मतीराम किस काल के कवि? रीतिकाल के। और दोस्तों 13वां वैकल्पिक प्रश्न क्या है? एमसीक्यू देख सकते हैं, 13वां है हमारा कि आधुनिक काल कब से कब तक माना जाता है? का ऑप्शन दिया है 1843 से अब तक, ख दिया है 1643 से 1843 तक, ग दिया है 1981 से 1936 तक, और घ दिया है 1936 से 1943 तक। तो दोस्तों आधुनिक काल 1843 ईस्वी से अब तक माना जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? राइट एकदम, 13वें का आंसर हमारा कवल एकदम राइट है। 1843 ईस्वी से अब तक आधुनिक काल को माना जाता है। अगला बहुविकल्पी प्रश्न क्या है दोस्तों? देख सकते हैं, जो कि 14वां है हमारा। क्या है बहुविकल्पी प्रश्न 14वां हमारा? कि भारत भारती किसकी रचना है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन दिया देख सकते हैं सियाराम शरण गुप्त, दूसरा दिया मैथिली शरण गुप्त, तीसरा दिया शंकर प्रसाद और चौथा दिया महादेव वर्मा। दोस्तों भारत भारती हमारे मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। क्लियर ना? इसको तुरंत याद कर लीजिए। भारत भारती किसकी रचना? मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती किसकी रचना? मैथिली शरण गुप्त। एकदम राइट आंसर दोस्तों, तुरंत याद कर लीजिए कि भारत भारती किसकी रचना? मैथिली शरण गुप्त। अगला बहुविकल्पी प्रश्न क्या है? तुरंत देखिए, अभी देखिए दोस्तों, अभी याद करते चलिए। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है दोस्तों? प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रगतिवादी युग, छायावादी युग। दोस्तों प्रिय प्रवास द्विवेदी युग की रचना है। किस युग की रचना है? द्विवेदी युग की। तुरंत याद कीजिए दोस्तों, तुरंत ऑन द स्पॉट अभी याद कीजिए तुरंत। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? द्विवेदी युग की। क्लियर है दोस्तों? तो अगला क्या है बहुविकल्पी प्रश्न? देख सकते हैं, लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस के लेखक कौन है दोस्तों? का ऑप्शन दिया है मोहन राकेश, ख दिया है प्रेमानंद, ग दिया है गुलाब राय, घ दिया है दिनकर। दोस्तों लहरों के राजहंस यह जो रचना है दोस्तों, यह मोहन राकेश की है। किसकी रचना है दोस्तों? मोहन राकेश की। याद कर लीजिए, लहरों के राजहंस किसकी रचना है? मोहन राकेश की। 17वां बहुविकल्पी प्रश्न क्या है दोस्तों? देख सकते हैं, 17वां हमारा बहुविकल्पी प्रश्न है दोस्तों कि शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं। मतलब क्या आपसे पूछ रहा है कि शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन है? क में ऑप्शन दे दिया डॉक्टर नागेंद्र, ख दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ग दिया है बाबू गुलाब राय, और घ दे दिया है कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ख वाला। क्लियर ना दोस्तों? 17वें का राइट आंसर ख। और दोस्तों 18वां बहुविकल्पी प्रश्न क्या है? देख सकते हैं, 18वें में पूछा गया दोस्तों कि केशव दास की रचना है। मतलब केशव दास की आपको रचना बताना है। ऑप्शन दिया है आपको रामचंद्रिका, भक्तमात, सुदामा चरित, जगनीक। तो दोस्तों केशव दास की रचना है रामचंद्रिका। क्या है दोस्तों? रामचंद्रिका। किसकी रचना है दोस्तों? यह रचना है केशव दास की। तुरंत याद कर लीजिए दोस्तों, 18वें का राइट आंसर क्या है? क। केशव दास की रचना क्या है? रामचंद्रिका। और दोस्तों 19वां बहुविकल्पी प्रश्न क्या देख सकते हैं दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कि निम्न में से कौन सी रचना पद्माकर द्वारा लिखी गई है?
पहला ऑप्शन रसराज, दूसरा कविप्रिया, तीसरा गंगा लहरी, चौथा शिवा भवानी। दोस्तों पद्माकर द्वारा लिखी गई रचना गंगा लहरी है। क्या है दोस्तों? गंगा लहरी। तुरंत याद कर लीजिए दोस्तों, पद्माकर द्वारा लिखी गई रचना गंगा लहरी है। और दोस्तों 20वां बहुविकल्पीय प्रश्न क्या है दोस्तों, देख सकते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि निम्न में से प्रयोगवाद की दो प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं। ऐसे आपके बोर्ड एग्जाम पूछ सकता है, इसलिए मैं ऐसा प्रश्न लाया दोस्तों। अब इसमें पूछा गया दोस्तों दो, क्या पूछा? दो प्रमुख विशेषताएं बताइए। दोस्तों ओएमआर शीट पे आपके जो 4 ऑप्शन दिया होगा ना दोस्तों, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है दो प्रमुख विशेषताएं बताइए, तो उसका दो एकदम राइट आंसर होगा। तो उसमें से हो सकता है पहला हो सकता है तीसरा हो, तो आपको दो सर्कल रंग कलर करना पड़ेगा। ये नहीं कि एक ही सर्कल, सर दो कैसे हो सकता है, नहीं, दो होगा दोस्तों। अगर क्वेश्चन में पूछा गया दो, तो दो हो सकता है, इसलिए दोनों सर्कल को आप कलर कर सकते हैं। क्लियर ना? तो प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषताएं कौन से पूछा गया है? का ऑप्शन दिया आपसे यथार्थवादी दृष्टिकोण, ख दिया है समाज का यथार्थवादी दृष्टिकोण, ग दिया है समाज में फैले अंधविश्वास, और घ दिया है नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण। तो दोस्तों प्रयोगवाद की दो प्रमुख विशेषताओं में से पहला क है यथार्थवादी दृष्टिकोण, और दूसरा घ है नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण। क्लियर ना? विषय का आंसर कौन कौन सा होगा? क वाला होगा, घ वाला होगा। तो दोस्तों अब अगले बहुविकल्पी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला बहुविकल्पी प्रश्न क्या है हमारा, देख सकते हैं दोस्तों 21वां, छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं। मतलब पूछ रहा है छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन है। यशपाल जी हैं, कि वृंदावन वर्मा है, कि रामकुमार वर्मा है, कि भारतेंदु हरिश्चंद्र है। दोस्तों छायावादी युग के प्रमुख कवियों में से एक कवि रामकुमार वर्मा जी हैं। कौन है दोस्तों? रामकुमार वर्मा जी। तो 21वें का राइट आंसर क्या है? रामकुमार वर्मा, मतलब कि ग वाला। और दोस्तों 22वां बहुविकल्पी प्रश्न क्या है, देख सकते हैं 22वां भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रगतिवादी युग की दो विशेषताएं कौन सी है। इसमें भी आपको दो विशेषताएं बतानी है। क ऑप्शन दिया है करुणा और नैराश्य की भावना, ख दिया है सौंदर्य भावना, ग दिया है मानवतावादी प्रवृत्ति, घ दिया है विद्रोह की भावना। दोस्तों प्रगतिवादी युग की दो विशेषताओं में से उसकी पहली विशेषता करुणा और नैराश्य की भावना है, और दूसरी विशेषता मानवतावादी प्रवृत्ति है। तो अभी तुरंत याद कर लीजिए दोस्तों कि प्रगतिवादी युग की दो विशेषताओं में से कौन कौन सी उनकी विशेषताएं हैं। एक है करुणा और नैराश्य की भावना, दूसरा है मानवतावादी प्रवृत्ति। क्लियर है दोस्तों? तो आइए दोस्तों अगले बहुविकल्पी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। देख सकते हैं दोस्तों, इसमें पूछा गया दोस्तों, ये 23वां बहुविकल्पी प्रश्न क्या है हमारा। इसमें कहा है कि हरिमुख मनहु मयंक पंक्ति में अलंकार है। तो दोस्तों जैसा कि आप जान रहे हैं मनु मनहु ये सब अगर कहीं आ जाता है तो उत्प्रेक्षा अलंकार आ जाता है। मतलब 23वां का राइट आंसर क्या है? क वाला, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो दोस्तों अब 24वां प्रश्न देख सकते हैं दोस्तों, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। यह मतलब रस से रिलेटेड क्वेश्चन देख सकते हैं, व्याकरण से रिलेटेड है। क्या हुआ है? एक पंक्ति दिया हुआ है कि राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तुम परिहरि रघुवर विरह, राय गये सुर राय। इस पंक्ति में कौन सा रस है दोस्तों? आपसे पूछ रहा है कि इस पंक्ति में कौन सा रस है। तो दोस्तों जहाँ भी शोक का वर्णन किया जाए, विरह का वर्णन किया जाए, देख सकते हैं यहाँ पे विरह आ गया है इस पंक्ति में, तो मतलब कि यहाँ पे करुण रस है, मतलब कि यहाँ पे शोक व्यक्त किया गया है, इसलिए इस प्रस्तुत पंक्ति में करुण रस है। ना ही वीर रस है, ना ही शांत रस है, ना ही हास रस है। तो 24वें का आंसर राइट क्या है दोस्तों? करुण रस। क्लियर है दोस्तों कि उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है? करुण रस है। दोस्तों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट दोस्तों एमसीक्यू प्रश्न आपको हर एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में करा दिया दोस्तों। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों, एक बार में नहीं याद हो रहा है दोस्तों तो दोबारा वीडियो देखिए। पर हर एक प्रश्न दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोस्तों हर एक प्रश्न को याद करिए और तुरंत याद करिए दोस्तों। मेरी 100% गारंटी है दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में इसी में से आएगा। अगर आप अच्छी प्रकार से याद करते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 आने से दोस्तों कोई भी नहीं रह सकता, मेरी 100% गारंटी है फ्रेंड्स। क्लियर ना फ्रेंड्स? इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। आए दोस्तों अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। गद्य पैराग्राफ दोस्तों, मैं पहले ही बताया था, अब भी बता रहा हूँ। गद्य पैराग्राफ आपका 12 नंबर का आया, जैसा कि देख सकते हैं 12 नंबर का आएगा। गद्य पैराग्राफ 12 नंबर का आएगा और पद्य पैराग्राफ, मतलब इन दोनों का मार्क्स मिलाकर आपका टोटली 12 नंबर का आएगा। गद्य पैराग्राफ 6 नंबर का आएगा और पद्य पैराग्राफ भी 6 नंबर का, मतलब कि हर एक इंपॉर्टेंट है 6 नंबर आपको चाहिए। तो देख सकते हैं दोस्तों कौन कौन इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। हो सकता है वो आपके दोस्त के सेट में है या आपके सेट में है दोस्तों, मतलब कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों पैराग्राफ। अभी तुरंत ऑन द स्पॉट अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ये वीडियो दोस्तों, और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और दोस्तों को शेयर करते हुए यह भी कहिए कि भाई इस वीडियो को अंत तक देख, क्योंकि अगर इस वीडियो को तू अंत तक देखता है तो बोर्ड एग्जाम में ना 70 में 70 तो तू 70 में 65 तो अचीव कर ही सकेगा दोस्तों, क्योंकि मैं मेरी 100% गारंटी दे रहा हूँ दोस्तों। बहुत ही मेहनत से इस वीडियो को बनाया दोस्तों, हर एक टॉपिक को पूरे बुक को खगाल कर दोस्तों, सेट पेपर को खगाल कर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाया है दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों गद्य में इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों।
गद्य में एक पैराग्राफ इंपॉर्टेंट दोस्तों। आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता है ही रहेगा। इसलिए हम उस भावना को जागृत रखना है और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करें और भोग भावना को दबाए रखें। तो दोस्तों यह जो है यह पैराग्राफ है दोस्तों। यह इसके राइटर है दोस्तों कौन है? राजेंद्र प्रसाद। क्लियर ना? इसके आगे कभी कंटिन्यू कर दे रहा हूँ दोस्तों। नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होती। वह नैतिक अंकुश यह चेतना या भावना ही दे सकती है। वह उस शक्ति को परिमित भी कर सकती है और उसके उपयोग को नियंत्रित भी। क्लियर दोस्तों? दोस्तों प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ आप किस प्रकार लिखेंगे दोस्तों? आप देख सकते हैं आप एक हेडिंग करेंगे संदर्भ। क्या हेडिंग करेंगे दोस्तों? संदर्भ। और हेडिंग के अंतर्गत लिखेंगे दोस्तों कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित भारतीय संस्कृति नामक निधि यहाँ पे होगा, या तो आप लिख सकते हैं नामक पाठ से उद्धृत है या अवतरित है। क्लियर दोस्तों? संदर्भ में आपको बस इतना ही लिखना पड़ता है कि वह किस चैप्टर का है, उसके लेखक कौन है। तो इसी प्रकार आप लिखेंगे संदर्भ दोस्तों। बोर्ड एग्जाम में कल आपको इसी प्रकार लिखना है संदर्भ कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के संकलित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से अवतरित है। या दोस्तों आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं जिस प्रकार आपको अच्छा लगे, जिस प्रकार आपको सुविधा लगे। और दोस्तों सबसे बड़ी बात होती है दोस्तों व्याख्या। आपसे इससे 3 क्वेश्चन पूछेगा, मैं पहले बता रहा हूँ। इससे इस खंड से आपसे 3 क्वेश्चन पूछेगा। पहला क्वेश्चन का आंसर मैं करा ही दिया हूँ, संदर्भ आपसे पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछेगा व्याख्या पूछेगा। तो आप व्याख्या किस प्रकार लिखेंगे दोस्तों? आइए आपको बताता हूँ एक ट्रिक के जरिए दोस्तों किस प्रकार आप ट्रिक से किसी भी गद्य खंड का दोस्तों, किसी भी, चाहे वो किसी भी बुक का गद्य खंड हो, आप किसी भी बुक का गद्य खंड हो, आप उसको ट्रिक से किस प्रकार लिखेंगे। तो मान के चलिए दोस्तों यहाँ से आज विज्ञान, यहाँ से ऐसे इस अंडरलाइन किया रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम में, जैसे मैं किया हूँ ऐसे ही अंडरलाइन किया रहेगा, यहाँ तक किया है। और आपसे प्रश्न पूछ देगा कि उपरोक्त रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आपको सर्वप्रथम क्या करना है दोस्तों? सर्वप्रथम आपको हेडिंग करनी है। कैसी हेडिंग करनी है दोस्तों? व्याख्या। क्या हेडिंग करनी है आपको? व्याख्या। आप एक हेडिंग करेंगे व्याख्या, ब्लैक पेन से हेडिंग करेंगे, फिर ऐसे डैश करके आप लिखेंगे। पहले तो आप यह जान लेंगे, संदर्भ आप लिखेंगे तो आपको यह तो क्लियर हो जाएगा कि इसके लेखक कौन है। दोस्तों इसके लेखक राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो आप इसी प्रकार लिखेंगे। सर्वप्रथम आपको बस एक लाइन लिखना है, उसके लेखक का नाम लिखते हुए लिख देना है कि जैसे कि इसका मैं लिखने जा रहा हूँ, इसका मैं बता दे रहा हूँ, ओरली बता दे रहा हूँ, सुन लीजिए दोस्तों। आपको कुछ नहीं करना है, एक ट्रिक है दोस्तों। क्या है? यह एक ट्रिक है दोस्तों जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों। ये अपने दोस्तों को भी आप बता सकते हैं दोस्तों। बोर्ड एग्जाम इसको ट्राई कीजिए दोस्तों, मेरी 100% गारंटी आप बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 अचीव करेंगे केवल इसी ट्रिक से। 6 मार्क्स आपका तो एकदम फुल, एकदम 6 मार्क्स तो पक्का, 100% मेरी गारंटी एकदम पक्का हो जाएगा। तो ट्रिक क्या है दोस्तों? व्याख्या हेडिंग करने के बाद आपको क्या करना है? आपको लिख देना है राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि, राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि, फिर उसके बाद दोस्तों जहां से लेकर अंडरलाइन किया रहेगा बोर्ड एग्जाम में वहां तक पूरा रेखांकित उसको एकदम डिट्टू वैसे ही छाप देना है। मतलब कि राजेंद्र प्रसाद जी कह रहे हैं कि आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिरने में होता ही रहेगा। अब फिर इतना लिखने के बाद दोस्तों आपको लिख देना है अर्थात लेखक का आशय यह है कि, फिर इसके बाद दोस्तों अगर आप पूरे पैराग्राफ को अच्छी प्रकार से पढ़ें तो उसमें जो आपको कनेक्टिव पॉइंट लगता है, जो आपको कनेक्टर की तरह कार्य करता है, जो पॉइंट, जो लाइन, आपको उसी लाइन को लिख देना है। जैसे कि इसमें क्या है कनेक्टर पॉइंट, इससे मतलब नहीं है, पूरा नहीं पढ़ा हूँ मैं, फिर भी आपको थोड़े से कनेक्टर पॉइंट आपको ढूंढ कर दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि देख लीजिए, आप लिख देंगे, आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे ना कि क्या कहते हैं, व्याख्या में लिखेंगे राजेंद्र प्रसाद जी कह रहे हैं कि आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। इसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिरने में होता ही रहेगा। अर्थात लेखक का आशय यह है कि इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करें। बस दोस्तों इसकी व्याख्या हो गई, 6 मार्क्स आपका पक्का हो गया। बस ना दोस्तों, क्लियर ना? इसी प्रकार आपको व्याख्या लिखनी है। और जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, क्वेश्चन पूछेगा, उस क्वेश्चन का आंसर इसी लाइनिंग में दिया रहेगा, आप कहीं भी खोजेंगे उसको, पक्का मेरी 100% गारंटी है उसका आंसर आप खोज लेंगे। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी क्या, एकदम ना के बराबर दोस्तों, ना के बराबर वो मेहनत होती है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको सब फॉर्मेट दे रहा हूँ, बस आपको हल्का मेहनत करना है दोस्तों, जिसको कर रहा हूँ ना के बराबर आपको मेहनत करना है। जो क्वेश्चन पूछेगा उसका आंसर इसी गद्य खंड में दिया रहेगा, आप खोज कर उसका लिख सकते हैं।
उसकी कोई भी ट्रिक नहीं है, उसको आपको ट्रिक के जरिए खोजना ही नहीं है। उसका आंसर इसी गद्य खंड में दिया ही रहेगा। आप उस प्रश्न में ही कुछ लिंक्ड वर्ड होंगे, लिंक्ड मतलब कनेक्टेड शब्द होंगे जो कि आपके गद्य खंड में दिए होंगे। आप वहाँ से मैच करा के उसका आंसर तुरंत लिख सकते हैं। क्लियर ना? तो दोस्तों और इम्पॉर्टेंट कौन कौन से हैं गद्य खंड, आपको वो बता दे रहा हूँ दोस्तों। इम्पॉर्टेंट की दृष्टि से दोस्तों देखिए, एक यह है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और प्रवृत्ति का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन 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 अवनति के गड्ढे में गिराती ही जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। तो दोस्तों इस पैराग्राफ को मैं पढ़ा हूँ, इस पैराग्राफ से आपको यह तो क्लियर हो गया है। जब इसमें बुरी संगति की बात कर रहा है तो दोस्तों ये किस चैप्टर का है दोस्तों? मित्रता चैप्टर का है। किस चैप्टर का है? मित्रता चैप्टर का। दोस्तों मेरा आप लोगों से एक विनम्र निवेदन और रहेगा कि आप लोग मित्रता और ममता इन दोनों चैप्टरों के हर एक गद्य खंड को देख लीजिए। और मैं आपको एक ट्रिक भी दे दे रहा हूँ, जितना भी मित्रता का होगा उसका गद्य खंड होगा, हर एक गद्य खंड में मित्रता लिखा होगा, मित्र से रिलेटेड मित्र लिखा होगा, या मित्रता लिखा होगा। बस एकाक गद्य खंड नहीं होंगे जिसमें नहीं लिखा होगा। आपको उसी गद्य खंड को ध्यान देना है। वही काम आपके ममता में भी है। हर एक पैराग्राफ में ममता लिखा हुआ है, और जिस पैराग्राफ में ममता नहीं लिखा हुआ है उसी पैराग्राफ को आपको ध्यान देना है, और ध्यान देकर उसी पैराग्राफ को समझना है। क्लियर है दोस्तों? अगर आप समझ लिए वो किस चैप्टर का है तो आप उसका संदर्भ तो चुटकियों में लिख ही देंगे। अगर आपको पता चल जाएगा ममता चैप्टर का तो लिख देंगे चुटकियों में, मित्रता का है फिर भी लिख देंगे। और उसका व्याख्या आप किस प्रकार करेंगे ट्रिक से, वो तो आपको बताया हूँ। व्याख्या इतना सिंपल तरीके से बताया दोस्तों कि आज तक कोई बताएगा नहीं। व्याख्या का आपको टेंशन लेना ही नहीं है, बस आपको यह जानना है कि वो किस चैप्टर का है। व्याख्या तो अपने आप हो जाएगा, बस समझे गए ना दोस्तों कि व्याख्या किस प्रकार करना है। पहले ही आपको बताया हूँ व्याख्या किस प्रकार करना है। दोस्तों यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैं पहले बताया हूँ। यह इसमें आ गया है दोस्तों, बुरी संगति आ गया ना यहाँ पे। संगति यदि बुरी होगी, मतलब संगति का बात किया, मतलब मित्रता का बात किया, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है ना? तो आइए दोस्तों अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है देख सकते हैं दोस्तों। अगला है गद्य पैराग्राफ। अब देखें, अगला है आपका पद्य पैराग्राफ। पद्य में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पैराग्राफ होते हैं दोस्तों? एक पैराग्राफ उसमें से इंपॉर्टेंट में से यह भी है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, पद्य पैराग्राफ। सुनी सुंदर बैन सुधार स्थाने, सयानी है जानी की जानी भली, तिरछे करी नैन दय सैन तिय, समुझाई कछु मुस्काई चली, तुलसी तेई अवसर सोहे सभय, अवलोकति लोचन लाहु अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिगसी मनो मंजुल कंज कली। दोस्तों यह जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, मतलब कि वेरी इंपॉर्टेंट पद्य पैराग्राफ है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट पद्य पैराग्राफ है। अगर आप इसको पढ़ के जाते हो दोस्तों तो हो सकता है दोस्तों 100% मैं गारंटी ले रहा हूँ दोस्तों, तो हो सकता है दोस्तों मेरा ये गारंटी आपके काम ही आ जाए। और आपके बोर्ड एग्जाम में कल आप जो पेपर देंगे 16 तारीख को, या आपके ही पेपर में आ जाए दोस्तों, तो आप सोचेंगे कि मैं क्यों नहीं देखा था इसको। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, और इसकी व्याख्या को भी देखिए दोस्तों। इसकी व्याख्या को मैं समझाऊंगा दोस्तों यह जान ही रहे हैं कि इसका संदर्भ भी आप मतलब जैसे उसमें लिखेंगे गद्य में, उसी प्रकार इसमें का भी संदर्भ लिखना पड़ता है। संदर्भ का हेडिंग करेंगे, आप लिख देंगे प्रस्तुत गद्यांश और प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्यखंड के वन पद पर नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके लेखक तुलसीदास जी हैं। क्लियर दोस्तों? यह तुलसीदास द्वारा लिखा गया पद्यखंड है, यह तुलसीदास द्वारा लिखा गया पद्यखंड है। और शीर्षक का नाम क्या है दोस्तों? वन पथ पर। आप जाएंगे बुक में अभी उठाकर देखेंगे, वहाँ पे लिखा होगा वन पथ पर। यह वन पथ पर नामक शीर्षक से लिया गया है, और इसके रचयिता कौन है दोस्तों? तुलसीदास हैं। क्लियर है दोस्तों? इसके रचयिता कौन है? तुलसीदास जी हैं। क्लियर ना? तो आइए अब इसकी व्याख्या को देखते हैं और इसके प्रसंग को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं प्रसंग में आप लिखेंगे कि इन पंक्तियों में ग्राम वधुओं के प्रश्न का उत्तर देती हुई सीता जी अपने हाव भाव से ही राम के विषय में सब कुछ बता देती हैं। क्लियर है दोस्तों? प्रसंग में आपको यही लिखना है। और व्याख्या क्या है दोस्तों? व्याख्या बहुत सिंपल दोस्तों, इसको आप समझ ही लेंगे। एक बार आपको समझना है, केवल समझ लेंगे तो आप उसका बहुत ही अच्छी प्रकार से लिख सकते हैं। व्याख्या में आप लोग लिखेंगे दोस्तों, ग्राम वधुओं ने राम के विषय में सीता जी के से पूछा कि ये सांवले और सुंदर रूप वाले तुम्हारे क्या लगते हैं। ग्राम वधुओं के अमृत जैसे मधुर वचनों को सुनकर चतुर सीता जी उनके मनोभाव को समझ गईं। सीता जी ने उनके प्रश्न का उत्तर अपनी मुस्कुराहट तथा संकेत भरी दृष्टि से ही दे दिया। उन्हें मुख से कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। इन्होंने स्त्रियोचित लज्जा, मतलब कि स्त्रियों की जो लज्जा होती है उसे स्त्रियोचित लज्जा कहते हैं। स्त्रियोचित लज्जा के कारण केवल संकेत से, क्या दोस्तों? केवल संकेत से ही राम के विषय में यह समझा दिया कि ये मेरे पति हैं। क्लियर ना दोस्तों? तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी के संकेत को समझकर सभी सखियां राम के सौंदर्य को एक टक
देखती हुई अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करने लगी। मतलब नेत्रों का लाभ प्राप्त होने से यह मतलब है कि दोस्तों श्री राम जी को वो देखकर अपने को मतलब कि खुश नसीब मान रही थी कि मैं इतने सौंदर्यशाली, इतने सुंदर, इतने तेजस्वी महाराज को देख रही हूँ। देखकर अपने नेत्रों का लाभ पा रही थी दोस्तों। और दोस्तों उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया हो और ग्राम वधुओं के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां खिल गई हो। क्लियर ना दोस्तों? इसका व्याख्या इसी प्रकार आपको लिखना है एकदम अच्छी प्रकार से। अगर नहीं याद हुआ है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों और इसको समझ लीजिएगा। दोबारा पढ़ेंगे दोस्तों, दोबारा समझ लेंगे। और वीडियो को अगर दोबारा देखना चाहते हो दोबारा देखकर इसको समझ सकते हैं दोस्तों। स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे मुझे उम्मीद है दोस्तों। आइए अब अगले पद्यांश की ओर चलते हैं दोस्तों, जो कि काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों। आपको 3 पद्यांश मैं बताऊंगा दोस्तों आज की इस वीडियो में। दोस्तों मैं आपको 3 पद्यांश बताऊंगा। इन तीनों पद्यांश को दोस्तों मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों, मेरा ये रिक्वेस्ट है दोस्तों कि इन तीनों पद्यांश को आप पढ़ के जाइए दोस्तों। क्या पता दोस्तों इन्हीं तीनों पद्यांश में से आपको बोर्ड एग्जाम में एक पद्यांश आ जाए और आप बोर्ड एग्जाम में ये 6 नंबर का छोड़े ना और पूरा करके आ जाए दोस्तों, तो आप बहुत ही मतलब कि टॉपर की श्रेणी में आ सकते हो दोस्तों। इसलिए यह जो मैं तीनों बताने जा रहा हूँ पद्यांश दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा क्या है दोस्तों, देख सकते हैं दूसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दूसरा है कि जो चाहत चटकन घटय मैलो होई न मित रज राजसु न छुआइए तो नेह चिकन चित्त। दोस्तों इसका प्रसंग क्या है दोस्तों, इस दोहे में कवि ने मित्रता के मध्य धन और वैभव को न आने देने का परामर्श दिया है। मतलब इसमें कवि ने बताया है कि मित्रता के मध्य ना ही धन को लाना चाहिए और ना ही वैभव को लाना चाहिए, उसी का इसमें वर्णन किया गया है दोस्तों। दोस्तों देख सकते हैं इसका व्याख्या क्या होगा दोस्तों। व्याख्या बहुत ही सिस्टम से मैं लिख लिया है दोस्तों, बहुत ही सिस्टमेटिकली दोस्तों, बहुत ही मेहनत करना पड़ा है दोस्तों। इसलिए हर एक टॉपिक को देखिए दोस्तों क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर एक टॉपिक आपके लिए। व्याख्या में आप लिखेंगे दोस्तों कि कवि का कथन है कि यदि आप चाहते हैं कि मित्रता की चटक अर्थात चमक, चटक मतलब चमक है, समाप्त न हो तथा मित्रता स्थायी बनी रहे और उसमें दोष उत्पन्न न हो तो धन वैभव का इससे संबंध न होने दें। धन अथवा किसी अन्य वस्तु का लोभ मित्रता को मलिन कर देता है, मतलब कि गंदा कर देता है दोस्तों। मित्र के स्नेह से चिकना मन धन रूपी धूल के स्पर्श से मैला हो जाता है। अतः स्नेह में धन का स्पर्श न होने दे। जिस प्रकार तेल से चिकनी वस्तु धूल के स्पर्श से मैली हो जाती है और उसी चमक घट जाता है उसकी चमक घट जाती है, जब वो मैली हो जाती है दोस्तों उसकी चमक घट जाती है। उसी प्रकार दोस्तों, उसी प्रकार कोमल चित्त जो होता है, कोमल मन होता है, उसी प्रकार जो कोमल चित्त होता है, प्रेम से कोमल चित्त होता है, वह धन रूपी धूल के स्पर्श से दोष युक्त हो जाता है और मित्रता में कमी आ जाती है। क्लियर दोस्तों? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ था दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसको तुरंत लर्न कर लीजिएगा दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं एक बार पुनः कर दे रहा हूँ दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे प्रकार से इसको समझ लीजिए, लर्न कर लीजिए दोस्तों। ले चुके होंगे आप स्क्रीनशॉट, इसका उम्मीद है। और दोस्तों यह जो लास्ट पद्यांश है दोस्तों जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह देख सकते हैं तीनों में से यह देख सकते हैं दोस्तों जो कि लास्ट पद्यांश है हमारा। लास्ट पद्यांश क्या है दोस्तों, बढ़त बढ़त संपत्ति सलू मन सरोज बढ़ जाए घटत घटत सूना फिर घटा है बरु समूल को मिला है। दोस्तों यह बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस प्रकार इंपॉर्टेंट दोस्तों कि अंदाज लगा लीजिए दोस्तों, जो कि अगले साल बोर्ड एग्जाम हुआ था 2022 में दोस्तों। 2022 में जैसा कि आप सब जाने हैं हर एक राज्य या हर एक जिले में 7 सेट चलते हैं, मतलब 7 क्वेश्चन पेपर चलते हैं दोस्तों। यह हर एक क्वेश्चन पेपर में मतलब हर एक सेट पेपर में आया था दोस्तों। तो अंदाजा लगा लीजिए दोस्तों कि कितना इंपॉर्टेंट है यह पद्यांश दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। किस प्रकार बताऊं मैं बता नहीं सकता दोस्तों। मैं जितना भी पद्यांश बताया दोस्तों हर एक पद्यांश बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं बता तो रहा हूँ दोस्तों, बहुत ही मतलब कि पूरे बुक को खगालने के बाद, क्वेश्चन पेपर खगालने के बाद, काफ़ी चीज़ को मतलब देखने के बाद मैं यह वीडियो बनाया दोस्तों, क्योंकि आपका कल बोर्ड एग्जाम होने वाला है और यह वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसलिए दोस्तों इसकी व्याख्या को देख सकते हैं समय को न बर्बाद करते हुए। पहले इसके प्रश्नों को देख लीजिए दोस्तों। क्या है, प्रस्तुत दोहे में कवि ने धन के बढ़ने पर मन पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन किया है। मतलब किस प्रकार किसी व्यक्ति का धन बढ़ जाता है तो उसके मन पर क्या प्रभाव पड़ता है उसका वर्णन किया गया है इस दोहे में। क्लियर दोस्तों? तो इसकी व्याख्या क्या है दोस्तों, देख सकते हैं। इसकी व्याख्या आप लिखेंगे कि कवि का कथन है कि धन रूपी जल के बढ़ जाने के साथ साथ मन रूपी कमल भी बढ़ता चला जाता है, किंतु धन रूपी जल के घटने के साथ साथ मन रूपी कमल नहीं घटता। सोचिए दोस्तों, बहुत ही मतलब इसके अंदर जाके समझने वाली चीज है दोस्तों। एक बार पुनः समझिए, कवि का कथन है कि धन रूपी जल के बढ़ जाने के साथ साथ मन रूपी कमल भी बढ़ता चला जाता है, किंतु दोस्तों धन रूपी जल के घटने के साथ साथ मन रूपी कमल नहीं घटता है।
क्लियर ना दोस्तों। अपितु मतलब कि कहना यह है कि समूल नष्ट हो जाता है, अर्थात धन के बढ़ जाने पर मन की इच्छाएं भी बढ़ जाती हैं, परंतु दोस्तों धन के घट जाने पर मन की इच्छाएं नहीं घटती हैं। तब परिणाम परिणाम यह होता है कि मनुष्य यह सह नहीं पाता और दुख से मरे हुए के समान हो जाता है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों काफ़ी लोग होते हैं दोस्तों जिनके पास पुरखों की पूरा मतलब उनके पुरखों पुराणों की ज़मीन होती है दोस्तों, ज़मीन होती है, वो एक बार उसको बेच लेते हैं दोस्तों, तो उनकी मतलब कि इच्छाएं बढ़ जाती है दोस्तों, और उनके पास धन जो होता है, धन उनकी इच्छाओं को बढ़ा देता है दोस्तों। और एक समय दोस्तों ऐसा आता है कि वो अपनी पूरी ज़मीन को बेच देते हैं और अपने आने वाले भविष्य के लिए कुछ नहीं सोचते हैं, और कटोरा लेने की नौबत आ जाती है, मतलब कि भीख मांगने की नौबत आ जाती है। इससे यही तात्पर्य निकला है दोस्तों, इसको समझ कर आप अपने लैंग्वेज में बनाकर लिख सकते हैं। क्लियर दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि दोस्तों लेखक और कवि का जीवन परिचय। दोस्तों लेखक और कवि का जीवन परिचय। दोस्तों आप किस प्रकार किसी लेखक या कवि का जीवन परिचय ट्रिक से याद करेंगे, किससे याद करेंगे दोस्तों, ट्रिक से। यह वीडियो दोस्तों मुझे लग रहा है कि काफ़ी लंबा हो जाएगा दोस्तों, इसलिए मैं इस वीडियो में लेखक और कवि का जीवन परिचय नहीं बताऊंगा दोस्तों। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों मैं एक लिंक दे दिया हूँ दोस्तों, उस लिंक को आप जाइए तुरंत टच कीजिए। उस वीडियो में मैं बहुत ही अच्छी प्रकार से बताया होगी आपको कि किस प्रकार आप किसी भी लेखक या किसी भी कवि का जीवन परिचय ट्रिक से मात्र दोस्तों 5 मिनट में याद कर सकते हैं दोस्तों, मात्र 5 मिनट में। अगर अभी तक किसी भी लेखक या किसी भी कवि का जीवन परिचय नहीं याद किया है तो तुरंत अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और उस लिंक को टच करिए, जहाँ पे लिखा गया होगा कि लेखक और कवि का जीवन परिचय याद करें चुटकियों में, नीचे लिंक को टच करके उसी लिंक को टच करिए दोस्तों, और तुरंत 5 मिनट के अंदर आप किसी भी लेखक या किसी भी कवि का जीवन परिचय एक फॉर्मेट से याद कर सकते हैं दोस्तों। आपको अगर आपको याद करना है समझ कर, तो दोस्तों उस ट्रिक के जरिए आप एक ट्रिक याद करेंगे दोस्तों, किसी भी लेखक या किसी भी कवि का जीवन परिचय याद कर लेंगे। और रटना चाहते हैं, रट के पेपर देना चाहते हैं तो समय तो कम है ही, फिर भी दोस्तों इंपॉर्टेंट के जरिए आपको जानना है तो इंपॉर्टेंट के जरिए रटना है तो बता दे रहा हूँ दोस्तों। गद्य खंड में दोस्तों आप 2 लोगों को याद कर लीजिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ला और जयशंकर प्रसाद। यह दोस्तों इंपॉर्टेंट नहीं दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, आज तक ऐसा कोई पेपर ही नहीं हुआ जिनमें यह दोनों लोग नहीं आए हो। बस समझ लीजिए इंपॉर्टेंट है, इनका रट लीजिए। पर अगर आप उस ट्रिक को देख लेते हैं तो इनका भी रटना नहीं पड़ेगा, केवल उस ट्रिक को देखना पड़ेगा। एक ट्रिक, केवल ट्रिक है एक, पर उसके काम है अनेक दोस्तों। तो बस सोच लीजिए दोस्तों उस ट्रिक को देखना कितना जरूरी है। जाइए अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लिंक को टच करिए और हर एक मतलब कि उस लिंक को टच करके किसी भी लेखक का जीवन परिचय या किसी भी कवि का जीवन परिचय चुटकियों में याद कर सकते हैं। और पद्य खंड में इंपॉर्टेंट अगर जीवन परिचय रटना है तो रटना चाहते हैं तो सूरदास और तुलसीदास का रट लीजिए, क्योंकि जो कंडीशन इसका है वही कंडीशन इसका भी है। मतलब कि आज तक जब से एनसीईआरटी लागू हुआ है, जब से बोर्ड एग्जाम आपका हो रहा है, तब से दोस्तों सूरदास और तुलसीदास का जीवन परिचय हर एक बोर्ड एग्जाम में आता है, हर एक बोर्ड एग्जाम में, क्लास 12th के हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। तो इस बार क्यों नहीं आएगा, जब हर साल आया तो 2023 में भी आएगा। और इस बार दोस्तों 2023 में आप टॉप करेंगे तो टॉप करेंगे, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो दोस्तों अगला टॉपिक क्या है उसको देख सकते हैं दोस्तों, बता रहा हूँ अभी आपको मैं कि अगला टॉपिक क्या है आपका। अगला है दोस्तों, अगला में आपको संस्कृत पद्यांश या संस्कृत गद्यांश के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों संस्कृत पद्यांश या संस्कृत गद्यांश ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, या मतलब कि काफ़ी लोगों को इसमें दिक्कत होती है। कल आपको बोर्ड पेपर देना है तो आपके पास इतना तो समय है नहीं कि पूरा बुक खगा लेंगे। मैं जितना इसमें बताऊंगा, जितना पैराग्राफ आपको संस्कृत का कराऊंगा, संस्कृत पद्यांश का या संस्कृत गद्यांश का जितना भी पैराग्राफ कराऊंगा दोस्तों, हर एक को बहुत ही अच्छी प्रकार से आपको लर्न करना है। अभी ऑन द स्पॉट तुरंत लर्न करना है, समय आपके पास एकदम नहीं है, एकदम आपके पास समय नहीं है, 5 मिनट का भी समय नहीं है। बस जितना भी समय देना दोस्तों, आज का दिन पूरा, आज का दिन रात केवल आपको अपने सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, हिंदी के सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। क्योंकि दोस्तों कल के बोर्ड एग्जाम में दोस्तों, कल के पेपर में आपको 70 में 70 नंबर अचीव करना है। तो इस वीडियो को अंत तक देखना है और हर एक टॉपिक को अच्छे प्रकार से डीप में जाकर समझना है, क्योंकि मैं एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे खुद बैठा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट यह पैराग्राफ है। क्या है संस्कृत यह पैराग्राफ देख सकते हैं। आम स्वीकृत समय इति कथ्यते तस्मिन् नागरिके से ग्रामीण नागरिकम अवदत प्रथमं भवान् एव पृच्छतु नागरिकश्च ग्रामीणम् अकथयत् त्वमेव प्रथमं पृच्छ इति। इति श्रुत्वा स्वग्रामीण अवदत् युक्तम् अहमेव प्रथमं पृच्छामि। अपदो दुर्गामी च साक्षरो न च पंडित अमुको स्फुट वक्ता च योजनाति स पंडित अस्या उत्तरम ब्रवीतु भवान।
दोस्तों इसका उत्तर आप किस प्रकार लिखेंगे, इसमें आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा दोस्तों, इसमें आपसे बस यही इतना ही क्वेश्चन पूछेगा कि प्रस्तुत संस्कृत श्लोक का या प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश का संदर्भ देते हुए हिंदी में अनुवाद कीजिए। दोस्तों उसका संदर्भ आप किस प्रकार लिखेंगे वह भी इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार आप गद्यांश और पद्यांश का संदर्भ लिखे थे डिट्टू दोस्तों एकदम टू कॉपी उसी की तरह आपको इसका भी संदर्भ लिखना है, एकदम उसी की तरह भी आपको इसका भी संदर्भ लिखना है। आपको लिख देना है प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अनिवार्य संस्कृत खंड से लिया गया है। अनिवार्य संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति ग्रामीणा प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक चैप्टर से लिया गया है। इसके लेखक प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक चैप्टर से लिया गया है। इसमें लेखक आपको नहीं लिखना पड़ता है, क्लियर ना। इसके प्रसंग में क्या लिखेंगे दोस्तों देख सकते हैं। प्रसंग में आप लिखेंगे कि इस गद्यांश में ग्रामीण और नागरिक के परस्पर पहेली पूछने का वर्णन किया गया है। क्या किस चीज़ का वर्णन किया गया है? ग्रामीण और नागरिक के आपसी सवाल पूछने का वर्णन किया गया है, मतलब परस्पर पहेली पूछने का वर्णन किया गया है, क्लियर ना फ्रेंड्स। इसका अनुवाद क्या दोस्तों देखते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है अनुवाद और बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल देख सकते हैं दोस्तों। अनुवाद में आप अनुवाद रीडिंग करेंगे और लिखेंगे, हाँ मुझे शर्त स्वीकार है। उस नागरिक के ऐसा कहने पर उसे ग्रामीण ने नागरिक से कहा, उस ग्रामीण ने नागरिक से कहा पहले आप ही पूछें। उस नगरवासी ने ग्रामवासी से कहा तुम ही पहले पूछो। यह सुनकर वह ग्रामवासी बोला ठीक है मैं ही पहले पूछता हूँ। बिना पैर का है परंतु दूर तक जाता है, साक्षर मतलब कि अक्षरों से युक्त है परंतु पंडित नहीं, बिना मुख का है परंतु साफ बोलने वाला नहीं। यह दोस्तों ग्रामवासी पहली पूछता है, किससे पूछता है दोस्तों? नगरवासी से यह पहली पूछता है। दोस्तों इसका आंसर भी जान लीजिए दोस्तों कि बिना पैर का है परंतु दूर तक जाता है, साक्षर है परंतु पंडित नहीं है, बिना मुख का है परंतु साफ बोलता है। तो दोस्तों वो होता है पत्र। क्या होता है? पत्र। पत्र दोस्तों इसके पैर नहीं होते हैं परंतु यह दूर तक जाता है, जैसा कि जान ही रहे हैं। इसमें यह साक्षर है परंतु यह पंडित नहीं है, मतलब इसमें हर एक अक्षर लिखा हुआ है, मतलब यह ज्ञान से युक्त पत्र है पर यह पंडित नहीं है, क्लियर ना। यह बिना मुख का है फिर भी साफ साफ इसमें अगर लिखा गया है तो हर एक पढ़कर इसको समझ सकता है, क्लियर ना फ्रेंड्स। तो आइए फ्रेंड्स अब अगले फिर देखिए उसका एक और छूट गया था, इसको देख लीजिए। जानता है वह विद्वान जानता है वह विद्वान है, आप इसका उत्तर बताइए, क्लियर ना दोस्तों। और दोस्तों अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला दोस्तों संस्कृत का पद्यांश बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट गद्यांश है संस्कृत का। यह दोस्तों इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली महात्मा बुद्ध तीर्थशंकर पार्श्वनाथ। यह दोस्तों इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली दोस्तों, यह आप जाकर अभी आपके अपने बुक से मिलाएंगे दोस्तों। तो ये आपके वाराणसी चैप्टर से लिया गया है दोस्तों। इसका संदर्भ भी आप लिख देंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अनिवार्य संस्कृत नामक अनिवार्य संस्कृत खंड के वाराणसी नामक चैप्टर से अवतरित है, क्लियर दोस्तों। और इसके संदर्भ में देख सकते हैं, संदर्भ में लिखा हूँ, इसमें आप देख सकते हैं संदर्भ में क्या लिखा है दोस्तों, देख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत है या वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है या अवतरित है, कुछ भी ऐसे ही लिख देना है। इसका अनुवाद क्या होगा दोस्तों? अनुवाद इसका देख सकते हैं, हिंदी अनुवाद क्या होगा दोस्तों? इसका हिंदी अनुवाद आप किस प्रकार लिखेंगे? यह नगरी विविध धर्मों से मिलन का स्थान रही है। महात्मा बुद्ध तीर्थंकर मतलब तीर्थशंकर उससे मत है, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और दूसरे बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया, अर्थात अपने विचारों का प्रसार किया। केवल दर्शन साहित्य और धर्म में ही नहीं अपितु कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विविध कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? अपितु कला के क्षेत्र में भी नहीं, यह नगरी विविध कलाओं और शिल्पों के लिए भी संसार में जानी जाती है या प्रसिद्ध है, क्लियर दोस्तों। और दोस्तों देख सकते हैं क्या लिखा गया है, प्रसिद्ध है। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश विदेश में सभी जगह पसंद की जाती हैं। यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं, यह अपनी प्राचीन परंपरा का इस समय भी पालन कर रही हैं, उसी प्रकार कवियों के द्वारा गाया जाता है, क्लियर दोस्तों। दोस्तों इसका अनुवाद भी बहुत ही अच्छी प्रकार से मैं आप लोगों को समझा दिया हूँ। तो आइए दोस्तों अब संस्कृत के पद्यांश की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं संस्कृत के पद्यांश से कौन कौन इंपॉर्टेंट है। देख सकते हो दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, संस्कृत पद्यांश का बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। इसको अभी तुरंत समझ सकते हैं, समझिए नहीं समझ सकते तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको अच्छी प्रकार लर्न कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि कल आपका बोर्ड एग्जाम है, थोड़ा भी आपको समय वेस्ट नहीं करना है। क्या है दोस्तों देख सकते हैं किंचित गुरुतर डॉट 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 ऐसे समझ जाइए। इसका संदर्भ लिख लीजिएगा कि निम्नलिखित श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणी नामक पाठ से अवतरित है। समय को वेस्ट मत करिए दोस्तों, आइए अब इसका व्याख्या देख लेते हैं। इसका व्याख्या क्या होगा दोस्तों, मतलब इसका अनुवाद क्या होगा। अनुवाद में दोस्तों यह युधिष्ठिर से पूछा जाता है
कि भूमि से महान क्या है, आकाश से ऊंचा कौन है, वायु से अधिक शीघ्रगामी क्या है, मतलब वायु से अधिक तेज चलने वाला क्या है, तिनके से अधिक दुर्बल बनाने वाली क्या है, मतलब तिनके से अधिक क्षीण क्या है, तिनके से अधिक हल्का क्या है, यह पूछा के जा रहा है। दोस्तों युधिष्ठिर उत्तर देता है, दोस्तों जब ऐसा पूछा जाता है युधिष्ठिर से, तो युधिष्ठिर उत्तर देता है कि पृथ्वी से अधिक भारी माता है, आकाश से अधिक ऊंचा पिता है, वायु से अधिक शीघ्रगामी मन है, तृण तृण से अधिक दुर्बल बनाने वाली चिंता है, मतलब उससे अधिक दुर्बल जो होता है सीख, आपका सीख से भी अधिक दुर्बल बनाने वाली क्या है दोस्तों, चिंता है। क्लियर ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब अगले क्या कहते हैं, अगला नहीं दोस्तों, बस यहीं पे समाप्त होता है यह। तो है दोस्तों अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नहीं है देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या था ना, दो श्लोक लाया दोस्तों, मुझे लगा कि मैं इसमें नहीं लगाया हूँ, पर लगाया हूँ दोस्तों, देख सकते हैं। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, देख सकते हैं। इसको यहाँ पे कट कर दे रहा हूँ दोस्तों, ये यहाँ पे नहीं होगा। क्लियर ना। तो क्या है दोस्तों, सर्वे संतु निरामया, सॉरी फ्रेंड्स, वो पूरा नहीं कटोगा, केवल ओम नहीं आएगा आपके पूरा, सब रहेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। दोस्तों इसका अर्थ आपको लिखना पड़ेगा, इसका अनुवाद करना पड़ेगा। तो इसका अनुवाद बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है दोस्तों, एकदम सिंपल है दोस्तों। किस प्रकार आप इसका अनुवाद लिखेंगे देख सकते हैं। क्या होता है दोस्तों, इसका अनुवाद क्या होगा, इसका हिंदी अर्थ क्या होगा। सभी संवेदनशील प्राणी शांति से रहें, कोई बीमार ना हो, सभी देखें कि शुभ क्या है, किसी को कष्ट ना हो। क्लियर दोस्तों। ये आपकी पहली लाइन का हो गया। दूसरी लाइन का है दोस्तों, सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त रहें। बस एकदम सिंपल तो है दोस्तों, आप इसको याद कर सकते हैं, अभी तुरंत याद कर सकते हैं। क्लियर ना। तो आइए अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों खंड काव्य और श्लोक। तो दोस्तों मैं पहले ही बताया था, अभी बता रहा हूँ दोस्तों, हर एक जिले का अलग अलग खंड काव्य होता है। आप एक क्वेश्चन बैंक लिए ही होंगे, क्वेश्चन बैंक नहीं लिया तो दोस्तों अभी जाकर गूगल पे आप सर्च करेंगे, आपको जो खंड काव्य होगा, अभी आप शिक्षक को अपने कॉल कीजिए, अगर आपको नहीं पता है तो उनसे पूछिए, सर मेरे जिले में कौन सा खंड काव्य चलता है, तो वो आपको बता देंगे। तो आप गूगल पे जाकर सर्च करेंगे, जो भी आपका खंड काव्य होगा उसको सर्च करेंगे, वहाँ पे वो अच्छी प्रकार से उसका सारांश दे देगा। उसके सारांश को उसको एकदम अच्छी से कहानी नुमा पढ़ लीजिए, मतलब कि समझ लीजिए। क्या कर लीजिए दोस्तों, समझ लीजिए, रटिए मत, समझ लेते हैं दोस्तों। तो आप किसी भी प्रकार उसको मॉडिफाई करके, मतलब कि अपने से बनाकर दोस्तों, अपने से बनाकर उसको इतना अच्छा लिख कर आएंगे बोर्ड एग्जाम में दोस्तों, कि आप खुद पे गर्व करेंगे कि मैं कितना अच्छा लिख दिया उसको समझ कर। अगर रट कर लिखेंगे दोस्तों, रट कर लिखेंगे तो पक्का है भूल जाएंगे, और रटते हैं तो भूल जाएंगे। अब भूल जाएंगे तो बनाकर तो छोड़िए, वो प्रश्न ही छोड़कर चले आएंगे, कहेंगे कि इस पे क्या समझ है, यह मुझे आ ही नहीं रहा है। इसलिए दोस्तों आपको समझ लेना है उसके पूरे गद्य, उसके सारांश को, जो भी आपको खंड काव्य पढ़ना ही होगा। और श्लोक दोस्तों आपका 2 मार्क्स का आता है। कितने नंबर का आता है दोस्तों, 2 नंबर का आता है। और दोस्तों मैं पहले बताया था आपको कि आपको 2 श्लोक याद करने हैं। कितने श्लोक याद करने हैं दोस्तों, 2 श्लोक याद करने हैं। तो 2 श्लोक कौन कौन से आपको याद करने हैं वो बता दें दोस्तों, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि काफ़ी सिंपल है, जिसको आप अभी तुरंत याद कर सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों 9 श्लोकों में से पहला श्लोक क्या है हमारा, पहला वही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। अगर दोस्तों आपके क्वेश्चन पेपर में यह आ जाता है, यह श्लोक आपके पद्यांश में इसका हिंदी अनुवाद लिखने के लिए, तो आप इसको नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपके प्रश्न पत्र में कहा रहेगा कि आप एक ऐसा श्लोक लिखिए जो कि आपके प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो इसको याद करेंगे, इसको याद करके जाएंगे। अगर यह आपके आ जाएगा अर्थ लिखने के लिए, तो इसको आप न लिख के इसको लिखेंगे। यह क्या है दोस्तों, देख लीजिए, यह बहुत सिंपल है, बहुत ही अच्छी प्रकार से लिख कर लाया हूँ, देख सकते हैं। बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत्र समो वीर, वीर भाव ही वीरता। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, बहुत ही सिंपल। यह दोनों श्लोक बहुत ही सिंपल है। आप इसको चाहें तो बहुत ही अच्छी प्रकार से मात्र 5 मिनट में लर्न कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत ही सिंपल है। क्लियर ना। अब दोस्तों लास्ट है दोस्तों संस्कृत के प्रश्न और निबंध। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है क्या दोस्तों, आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपके पास दोस्तों क्वेश्चन बैंक तो दोस्तों जरूर होगा। और अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक नहीं है दोस्तों, तो कोई बात नहीं, बुक तो होगा हिंदी का बुक तो होगा। आप हिंदी का बुक खोलिए और वाराणसी चैप्टर, कौन कौन सा चैप्टर बता रहा हूँ दोस्तों, हिंदी का बुक खोलिए, वाराणसी चैप्टर, कौन सा चैप्टर दोस्तों, वाराणसी चैप्टर। और दोस्तों भारतीय संस्कृति चैप्टर, कौन सा चैप्टर, भारतीय संस्कृति। और एक और चैप्टर है प्रबुद्धो ग्रामीणा वाला, कौन वाला चैप्टर दोस्तों, प्रबुद्धो ग्रामीणा वाला। इन तीनों चैप्टरों में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, हर एक क्वेश्चन का आंसर दोस्तों मात्र एक शब्द में होगा दोस्तों, मात्र एक शब्द में, हर एक का आंसर मात्र एक शब्द में होगा। आप उन सब का आंसर बस उसको पढ़ेंगे, पढ़ते ही समझ जाएंगे इसका उत्तर क्या है।
तो आपका यहाँ से 4 मार्क्स तो एकदम फिक्स हो गया है दोस्तों, एकदम फिक्स है, पक्का, मेरी 100% गारंटी है। आपका 4 मार्क्स कहीं भी नहीं गया है, 100% मेरी गारंटी है, आपका 4 मार्क्स मिल ही जाएगा अगर आप मैं जैसा बताया वैसा करते हैं तो। और दोस्तों बचा निबंध। निबंध में भी दोस्तों आपको रटना नहीं है, ना इसको याद करना है, बस निबंध को आपको समझना है कि आपको टॉपिक कौन सा पढ़ना है। आपको टॉपिक जानना है ना, तो मैं इसीलिए तो आपके लिए वीडियो बनाया कि आपको टॉपिक बताऊंगा कि आपको कौन सा टॉपिक निबंध में पढ़ना है। तो निबंध में दोस्तों आपको केवल मैं 2 टॉपिक बताऊंगा। एक टॉपिक है दोस्तों प्रदूषण, एक टॉपिक है प्रदूषण, और दूसरा टॉपिक है दोस्तों बेरोजगारी। क्या है दोस्तों? बेरोजगारी। वैसे दोस्तों समझने के लिए तो आप हर एक टॉपिक को समझ के जाइएगा, जैसे कि विज्ञान, विज्ञान के उपयोग, विज्ञान के सदुपयोग, इसको भी समझ के जाइएगा। आधुनिक में विज्ञान के क्या क्या उपयोग हैं इसको भी समझ लीजिएगा। कोविड-19 पे भी दोस्तों, कोविड-19 को भी पे भी ऐसे समझ सकते हैं, निबंध देख सकते हैं। पर इम्पॉर्टेंट की दृष्टि से केवल प्रदूषण और बेरोजगारी, इन्हीं दोनों को बहुत ही अच्छी प्रकार से पढ़ कर जाइएगा। मेरी 100% गारंटी है दोस्तों, 100% गारंटी है। या तो बेरोजगारी या तो प्रदूषण, या तो आपके सेट में आएगा या तो आपके दोस्त के सेट में, पर पक्का है किसी ना किसी सेट पेपर में जरूर आएगा दोस्तों। हो सकता है आपके सेट पेपर में आए, अगर आप अच्छी प्रकार से पढ़ गए हैं तो आप भी बोर्ड एग्जाम में निबंध से रिलेटेड 9 मार्क्स अपना फिक्स करके आएंगे और 9 मार्क्स पूरा अचीव करके आएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो में बहुत ही अच्छी प्रकार से मैं हर एक चीज़ आपको समझा दिया दोस्तों कि आप किस प्रकार कल के बोर्ड एग्जाम में हिंदी में 70 मार्क्स अचीव करेंगे दोस्तों। तो आप लोगों से दोस्तों एक विनम्र निवेदन रहेगा, जिस भी छात्र का कल का पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा, आज के इस वीडियो से दोस्तों कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट वो जरूर करेगा दोस्तों कि सर आज का मेरा पेपर बहुत ही अच्छा गया। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।